गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों आज है 12 मार्च 2022 और हम लोग करने वाले हैं द हिंदू न्यूज़पेपर की एनालिसिस। मेरा नाम है सितेंद्र चौधरी और रोज की तरह कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स आपके लिए लेके आया हूँ। एक बार ब्रीफली देख लेते हैं दोस्तों, आज हम लोग कौन कौन से टॉपिक करने वाले हैं। तो जो सबसे पहले रहेगा वो रहेगा टॉपिक अबाउट स्टार्टअप, आईपीओज और सेबी। देखिए बहुत सारा यहाँ पे इशू क्रिएट हो गया है। पिछले साल इतने सारे आईपीओज लॉन्च हुए इंडिया में, उनकी वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा हाई चली जाती है, फिर बहुत ज़्यादा लो चली जाती है, जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स को नुकसान होता है। उसी के बारे में है ये। तो इसमें सेबी का क्या कहना है, क्या आईपीओ क्या होता है, इसके बारे में हम थोड़ा सा बात करेंगे। तो हम करेंगे जीएस पेपर 3 से। उसके बाद एक टॉपिक है लीडर ऑफ अपोजिशन, क्योंकि देखिए 5 स्टेट का अभी रिजल्ट आ चुका है जिसमें कांग्रेस पार्टी जो है वो हार गई है। उसकी वजह से उसकी पोजीशन पे क्या फ़र्क पड़ेगा राज्यसभा में। लीडर ऑफ अपोजिशन क्या होता है, लीडर ऑफ अपोजिशन की इंपॉर्टेंस क्या होती है, उसका रोल क्या होता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, उसके स्टैट्यूटरी बॉडी है कि नहीं है, इन सारे मुद्दों पे बात करेंगे इन दिस टॉपिक। तो ये हम लोग करने वाले हैं। तीसरा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के बारे में। एकदम रिपीटेड टॉपिक है, कुछ भी इसमें नया नहीं है। एक दो फाइंडिंग यहाँ पे मिलेंगी आपको, उस फाइंडिंग के बारे में आपको बताऊंगा और उस इंडेक्स के बारे में भी आपको बताऊंगा जिस इंडेक्स का यूज़ करके हम लोग इंडिया में इंडस्ट्रीज़ की परफॉर्मेंस को चेक कर सकते हैं कि भैया वो इम्प्रूव कर रही है कि नहीं इम्प्रूव कर रही है। उसके अलावा इंडिया में 8 कोर इंडस्ट्रीज़ भी हैं, उसको भी थोड़ा देख लेंगे। बायो टेररिज्म के बारे में क्या है, बायो वेपन्स के बारे में एक नया न्यूज़ आया है जिसमें इंडिया, रशिया, यूके, यूएसए और यूनाइटेड नेशन, यहाँ पे कुछ एंगल डेफिनेटली फंस सकता है। तो ये बायो टेररिज्म क्या होता है, बायो वेपन्स क्या होते हैं और इसको लेके इंटरनेशनल ट्रीटी कौन सी है जो कि बायो वेपन्स के यूज़ को कंट्रोल करती है, उसको भी हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। अगला टॉपिक रहेगा दोस्तों वो रहेगा इम्पैक्ट ऑफ रशिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट। देखिए कई मुद्दों पे हम लोग इस कन्फ्लिक्ट के बारे में और इस इनके इम्पैक्ट के बारे में बात कर चुके हैं। हम लोगों ने इसका इम्पैक्ट जो है वो कॉफ़ी पे भी देखा था ना, कॉफ़ी प्लांटेशन में कैसे फ़र्क पड़ सकता है। उसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें जो हम लोगों ने देखी थी। वीट की प्रोडक्शन पे हम लोगों ने देखा था, बार्ले और बहुत सारी सारी चीज़ें। तो आज इसी एक कड़ी में जो है हम लोग देखने वाले हैं कि इस कन्फ्लिक्ट का और क्या असर हो सकता है। न्यूक्लियर पावर के बारे में आज का एक एडिटोरियल सेक्शन है जिसमें एडिटोरियल जो लिखने वाले हैं उनका कहना है कि ये भैया जो हम लोग न्यूक्लियर पावर और ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं ना, ये बिल्कुल गलत है और क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए हमें न्यूक्लियर पावर की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हमारे पास दूसरे भी अल्टरनेटिव्स हैं जो उससे बेटर हैं और उससे सस्ते भी हैं। तो उसके बारे में बात करेंगे आज की एडिटोरियल सेक्शन में। देन वी हैव सम एडिशनल टॉपिक्स एज वेल। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आज के सीधा टॉपिक के ऊपर। आज कुछ खास हुआ नहीं, अगर आपको पता है कुछ आज की कुछ खास न्यूज़ है तो डेफिनेटली आप वो यहाँ पे मुझे बता सकते हो कमेंट सेक्शन के अंदर जाके। चलिए जी सीधा करते हैं शुरुआत। देखिए वैसे तो अगर आप न्यूज़पेपर ओपन करोगे ना तो मोस्टली आपको पॉलिटिकल न्यूज़ ही दिखेंगी, क्योंकि भैया देखो 5 स्टेट में इंडिया में इलेक्शन थे, राइट। और जो भी हुआ है वो तो पता ही है आपको, वो हमारे लिए इतना कंसर्न का मुद्दा नहीं है। लेकिन वही है, डेमोक्रेसी की बात हम यहाँ पे करते हैं। देखिए मतलब ऐसा होता है ना, जब आप कोई कोई प्लेयर होता है वो जब लड़ता है तो ग्राउंड के अंदर आप जो भी लड़ रहे हो ठीक है, वो आपकी एक अपनी वो है, ग्राउंड के अंदर लड़िए, गुस्सा करिए, अपनी पूरी लगन के साथ ग्राउंड के ऊपर उतरना है, आपको पूरी तैयारी के साथ उतरना है। लेकिन एक बार जब मैच खत्म हो जाता है, मैच खत्म होने के बाद यू जस्ट रिस्पेक्ट ईच अदर, राइट। यू जस्ट रिस्पेक्ट द स्पोर्ट्स एंड द स्पिरिट बिहाइंड द स्पोर्ट्स। वो एक स्पोर्ट्स पर्सन वाली फीलिंग होती है। तो जैसे मान लो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, ये भी एक बैटल ग्राउंड में ही थी। सब अपने तरह से प्रचार कर रहे थे, एक दूसरे को बुरा भला भी कहते हैं, कास्ट रिलीजन वो बहुत सारी चीज़ें करते हैं। लेकिन एक बार जब इलेक्शन ख़त्म हो जाता है तो सभी के सभी लोग जो हैं इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो ये पूरी प्रोसेस होती है उसके अंदर फेथ रखते हैं। और एक चीज़ देख लेना आप, मोस्टली केसेस में ऐसा होता है जो कि हमारी डेमोक्रेसी के लिए ज़रूरी भी है। एक बार जब रिजल्ट आ जाता है तो सभी के सभी लीडर अपनी हार को एकदम से एक्सेप्ट कर लेते हैं। वाई? बिकॉज दे बिलीव इन द प्रोसेस ऑफ इलेक्शंस, दे बिलीव इन द अथॉरिटी ऑफ इलेक्शन कमीशन, दे बिलीव इन डेमोक्रेसी। और दोस्तों यही सी वजह से हमारी कंट्री में डेमोक्रेसी इतनी ज़्यादा वाइब्रेंट है, क्योंकि हम लोग इस प्रोसेस में बिलीव करते हैं। अब मान के चलिए अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी इस प्रोसेस में बिलीव ही ना करे, वो इलेक्शन कमीशन के ऊपर बिलीव ही ना करे, तो कैसे वो एक्सेप्ट करेगी इलेक्शन के वर्डिक्ट को? नहीं कर सकती ना। और पूरा एकदम कियोस हो जाएगा, अनार्की हो जाएगी अगर आप एक्सेप्ट नहीं करोगे। जैसे यूएसए में हुआ, ट्रंप ने माना ही नहीं, बोला नहीं नहीं मैं तो इलेक्शन जीत गया हूँ। और फिर देखोगे आपने वहाँ के पार्लियामेंट में किस तरह से
कैपिटल हिल में लोग आ गए थे, पार्लियामेंट के अंदर घुस गए थे, है ना, अनार्की हो जाती है। तो इट्स अ गुड थिंग कि आप पहले लड़िए, तैयारी करिए, जो भी आपको करना है, लेकिन एक बार जब इलेक्शन आ जाता है तो आप उसको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, करना भी चाहिए अगर डेमोक्रेसी को सर्वाइव करना है तो ये कुछ लेसन जो है दुनिया लेती है हमारी डेमोक्रेसी हमसे, हमारे सिस्टम से। कुछ कमियां हर सिस्टम के अंदर होती हैं, लेकिन ओवरऑल ये हमारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारे लीडर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भैया डेमोक्रेसी को हम लोग यहाँ पे ज़िंदा रखें और वो जो फीलिंग है उसको ज़िंदा रखें। ठीक है जी। पॉजिटिव शिफ्ट इन टॉक्स विद द यूक्रेन, मतलब आजकल देखिए यूक्रेन के साथ बातचीत फाइनली रशिया ने करना शुरू कर दिया है। उसके कुछ कंसर्न्स हैं जो उसने सामने रखे हैं, और उसने कहा है कि अगर मेरे कंसर्न्स को टेक केयर करोगे तो मैं भी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करूँगा। तो कुछ बातचीत इनकी टर्की में हुई, यूएई में हुई, बेलारूस में कुछ बातचीत इनका हुआ, तो अभी इन्होंने सिग्नल दिया है कि शायद ये मामला जो है आने वाले समय में थोड़ा सा सुधर जाएगा और एक सीज़ फायर की तरफ और एक पीस प्रोसेस की तरफ बढ़ रहे हैं। इट्स अ गुड थिंग। लेकिन रशिया का कहना है कि मेरे दो मेन कंसर्न हैं, अगर मेरे दोनों कंसर्न को ध्यान में रखा जाएगा तो फिर मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं लड़ाई को आज ही रोक सकता हूँ। पहला कंसर्न तो उनको ये है कि भैया जो ईस्टर्न यूक्रेन के अंदर जो कुछ सिविलियंस जो मारे गए हैं बाय रशियन फोर्सेस, जहाँ पे जो सेपरेटिस्ट हैं वो लड़ रहे हैं, उनको रशिया का सपोर्ट है। पहले तो कहा कि वो जो दो रीजन है जिसे उनको जो है डोनबास, उन रीजन को जो है टेक केयर किया जाए, उनका सोल्यूशन निकाला जाए प्रॉपर तरीके से। दूसरा कंसर्न का ये है कि जो ईस्ट वर्ड जो नाटो बढ़ रहा है, ठीक है, वो उसको रोका जाए, उसके एक्सपेंशन को रोका जाए। मैं नहीं चाहता कि यूक्रेन जो है वो नाटो को ज्वाइन करे। ये तो दो कंसर्न है रशिया के मेजरली। उन्होंने कहा कि अगर ये दो कंसर्न को टेक केयर करोगे तो मैं लड़ाई को आज ही रोक सकता हूँ। बाकी आगे बढ़ते हैं आज की न्यूज़ के ऊपर। पहली जो न्यूज़ है दोस्तों वो है स्टार्टअप के बारे में। स्टार्टअप्स आइंग आईपीओ में फेस टाइटर वैल्यूएशन स्क्रूटनी। देखिए, स्क्रूटनी का मतलब होता है कि आप जब उसके ऊपर नज़र रखते हो, भैया कोई एक्टिविटी गलत तो नहीं हो रही, उसको ऑडिट करते हो, है ना, उसको बोलते हैं स्क्रूटनी। आईपीओ के बारे में आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ, कोई नया टॉपिक बिल्कुल भी आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है ये। आईपीओ का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफर। इनिशियल पब्लिक ऑफर, इनिशियल का मतलब तो हो गया पहला, फर्स्ट, राइट। फर्स्ट मतलब जब पहली बार होता है। पब्लिक तो का मतलब यहाँ पे है इन्वेस्टर्स, आप जैसे लोग, मेरे जैसे लोग, कोई भी इन्वेस्ट कर सकता है। और ऑफर का मतलब जो चीज़ आपको पेश की जाती है। तो जैसे मान लो पहले कोई प्राइवेट कंपनी होती है, वो प्राइवेट कंपनी आपस में ही पूरा काम देखती है, आपस में ही जो भी फायदा होता है नुकसान होता है खुद ही शेयर करते हैं। मान लो वहाँ पे दो तीन पार्टनर होंगे प्राइवेट कंपनी में। लेकिन मान लो इस प्राइवेट कंपनी को एक्सपेंड करना है, वो चाहती है कि अपने बिजनेस को एक्सपेंड करे। अब बिजनेस के एक्सपेंशन के लिए आपको पैसा चाहिए, पैसे के बिना तो कुछ हो नहीं सकता। पैसे लेने के दोस्तों कई सारे तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है बैंक में जा सकते हो, राइट, बैंक से पैसा उठा सकते हो, लोन ले सकते हो। दूसरा पैसा तरीका होता है कि लोगों से बोरो कर सकते हो, बॉन्ड के तरीके से, है ना, किसी को आप बॉन्ड दे सकते हो, कर सकते हो। तीसरा तरीका होता है कि आप जो है अपनी कंपनी को स्टॉक मार्केट में इनलिस्ट कर सकते हो। स्टॉक मार्केट में इनलिस्ट करने के से क्या होता है, आपकी जो एंट्री हो जाती है कैपिटल मार्केट के अंदर, और यहाँ से जो है जनता से यानी कि इन्वेस्टर से आप पैसा उठा सकते हो, जो भी इन्वेस्टर्स होते हैं, राइट। ये होता है पूरा तरीका। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि कोई भी कंपनी जाके सीधा स्टॉक मार्केट में चली जाएगी, भैया मुझे पैसा दे दो और लोग खरीदना शुरू कर देंगे। इतना आसान प्रोसेस नहीं है, इसके लिए बहुत सारी प्रोसेस की जाती है। कंपनी की वैल्यूएशन की जाती है कि भैया कंपनी की वैल्यूएशन कितनी है, कितने बिलियन डॉलर है, कितना पैसा उसको चाहिए, उसको कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना नुकसान हो रहा है, उसके कस्टमर कितने हैं, उसके हिसाब से उसकी वैल्यूएशन की जाती है। तो ये होता है पूरा का पूरा मामला। तो पहली बार, फर्स्ट टाइम जब कोई कंपनी प्राइवेट से वो स्टॉक मार्केट के अंदर एनलिस्ट होती है उस, और वो अपने ऑफर शेयर्स को ऑफर करती है पैसा जुगाड़ करने के लिए, उसे कहा जाता है इनिशियल पब्लिक ऑफर। दोस्तों ये प्राइमरी मार्केट होती है, प्राइमरी मार्केट होती है। उसके अलावा अगर मान लो यहाँ पे आप हो और आपने इस कंपनी के जो है 10 शेयर खरीद रखे हैं, अब ऐसा जरूरी नहीं कि वो शेयर हमेशा आपको रखने अपने पास हैं, आप उन शेयर को फर्दर आगे जो है किसी और को बेच सकते हो। अगर आपने फर्दर वो किसी और को बेचते हो तो ये हो जाती है सेकेंडरी मार्केट। तो ये जो इन्वेस्टर्स जो शेयर खरीदते हैं और शेयर बेचते हैं, इसके लिए जो प्लेटफॉर्म होता है वो होता है हमारा स्टॉक एक्सचेंज। ये सारी की सारी चीज़ें जो है स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू की जाती हैं। आप पर्सनली तो जाओगे नहीं विजिट करने के लिए कि भैया देखो मेरे पास शेयर है खरीद लो, है ना। तो स्टॉक मार्केट के थ्रू एक पूरा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड आपको करवाया जाता है, वहाँ पे जाके खरीद सकते हो, बेच सकते हो। ये होती है आपकी सेकेंडरी मार्केट, जहाँ पे शेयर्स की बिक्री होती है, शेयर्स की खरीदारी होती है, सेलिंग परचेजिंग सब यहाँ पे होता है। तो ये वैल्यूएशन वाला ही एक्चुअली पूरा मुद्दा यहाँ पे है। अब ये कंपनीज क्या करती हैं, वैल्यूएशन के लिए जो मेथडोलॉजी होती है वो प्रॉपरली रिवील नहीं करती हैं कि हम लोग कौन सा मेथड अपनाते हैं। यहाँ पे जो एग्जांपल आप यहाँ पे पेटीएम का एग्जांपल दे सकते हो
पेटीएम ने जो है लास्ट ईयर स्टॉक मार्केट के अंदर एनलिस्ट किया था और उसकी वैल्यूएशन $2 बिलियन से भी ज़्यादा थी, जबकि एक्चुअली वो कंपनी जो है वो फ़ायदे में नहीं थी, वो घाटे में चल रही थी। लेकिन इसने अपनी कंपनी का 2 बिलियन का वैल्यूएशन कैसे किया भगवान जाने, नोबडी नोस। और जब सेबी ने उनको पूछा तो उनको भी घुमा फिरा के वो लोग आंसर दे रहे हैं। और सिर्फ ये पेटीएम ही नहीं, और भी बहुत सारी कंपनी, जोमेटो, लाइका, दुनिया भर की कंपनीज ने यहाँ पे आईपीओ लॉन्च किया था, डेफिनेटली आपको पता ही होगा। तो ये किस तरह से अपनी कंपनी की वैल्यूएशन करती हैं, किस तरह से जनता को बताती हैं कि हमारा शेयर इतने का है, वो नहीं है, किस तरह से अपना प्रचार करती हैं जिसकी वजह से लोग ज़्यादा से ज़्यादा हाई रेट पे इनके शेयर्स को खरीद लेते हैं, उसकी वजह से मार्केट में जो है ना एक थोड़ा सा डाउट क्रिएट हो जाता है, मार्केट में एक स्पेकुलेशन क्रिएट हो जाता है। तो सेबी का यही कहना है कि देखो इसकी वजह से देखो हुआ क्या, मतलब एग्जांपल ना पेटीएम का ही आप यहाँ पे ले सकते हो। पेटीएम का शेयर बहुत महंगा बिका, लेकिन 5 दिन के अंदर, 6 दिन के अंदर ही वो धड़ाम से गिर गया और अभी तक गिर ही रहा है। तो इससे क्या पता लग सकता है, इससे जो है आपके इन्वेस्टर को नुकसान होता है। पहले तो आप इन्वेस्टर को ये दिखाती हो कि मेरी कंपनी बहुत फ़ायदे में चल रही है, मेरी कंपनी का वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन बेचारा जब गरीब आदमी अपने पैसे इन्वेस्ट कर देता है तो वो जो है आपका शेयर जो है डाउन चला जाता है। तो ये इसीलिए होता है क्योंकि ये कंपनी अपनी प्रॉपर वैल्यूएशन की तरीके जो है लोगों को बताती नहीं है। सो सभी का यही कहना है कि भैया देखो ये बहुत हो गया आपका नाटक। तो इसीलिए आगे फ्यूचर में अगर आपको कोई भी कंपनी में अगर आपका एनलिस्ट करना है प्राइमरी मार्केट के अंदर, तो आपको प्रॉपर तरीके से जाना पड़ेगा। आप बताइए कि आपके कौन से तरीके से अपनी कंपनी के वैल्यूएशन कर रहे हो। इसीलिए सेबी ने एक्शन लिया है, थोड़ा सा हार्श तो है लेकिन लिया है कि अभी कोई भी कंपनी जब स्टॉक मार्केट में जा रही है तो फिलहाल उसके ऊपर थोड़ी सी रोक लगा दी गई है। उनको बोला है कि पहले आप बताइए, उसके बाद आगे बढ़िए। ये थी दोस्तों एक न्यूज़, और तो इसमें कुछ खास था नहीं। उसके अलावा अगर आप लोग देखना था, अभी यहाँ पे एक स्लाइड आपके लिए मैंने एक्स्ट्रा ऐड कर रखी है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द कंपनीज विलिंग टू फ्लोट एट द आईपीओ, क्या क्या उनको एलिजिबिलिटी होती है। ये तो टाइम टू टाइम ना इसको आप अपडेट कर लिया करो, कोई फाइनल नहीं है ये, क्योंकि ये रूल्स रेगुलेशंस चेंज होते रहते हैं, सेबी करती रहती है। और आईपीओ में इन्वेस्ट करने के लिए कौन कौन लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं वो भी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हो। और ये स्लाइड सिर्फ आपके लिए डाली हुई है, थोड़ा सा इकोनॉमिकल आपको लगेगा, लेकिन आजकल आईपीओ वगैरह से भी ये स्टॉक मार्केट इतना न्यूज़ में रहता है, तो हो सकता है यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन एग्जाम के अंदर भी फंस सकता है। अगली जो न्यूज़ है दोस्तों वो है कांग्रेस टू कम क्लोज टू द लूजिंग राज्यसभा ओपोजिशन लीडर्स पोस्ट। तो हमें कांग्रेस से कोई खास लेना देना नहीं है, लेकिन एज अ पार्टी बात यह है कि लीडर ऑफ ओपोजिशन की पोस्ट क्या होती है। और लीडर ऑफ ओपोजिशन बहुत काम का भी है, मतलब ऐसा नहीं है कि वो फालतू में वहाँ पे बैठा हुआ है क्वेश्चंस पूछ रहा है, नहीं ऐसा नहीं है। ये पूरी तरह से स्टेचुटरी पोस्ट है, ये आपको ध्यान रखना है। एग्जाम से आपसे पूछ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट द लीडर ऑफ ओपोजिशन। तो वहाँ पे आपको पूछेगा लीडर ऑफ ओपोजिशन की जो पोस्ट है, स्टेचुटरी पोस्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, लीगल पोस्ट, और इस तरह से आपसे वो या फिर ऐसे ही लाइक नॉर्मल जो कैबिनेट रेजोल्यूशन पास होता है। तो आपको पता होना चाहिए इट्स ए स्टैट्यूटरी पोस्ट। और सैलरी एंड द अलाउंस ऑफ द लीडर ऑफ अपोजिशन पार्लियामेंट एक्ट 1977 तब इसको बनाया गया था। और कौन होता है लीडर ऑफ अपोजिशन, बेसिकली कोई भी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जिसके पास 1/10 स्ट्रेंथ होती है टोटल हाउस की, उसको लीडर ऑफ अपोजिशन वो बना सकती हैं। जैसे लोकसभा की अगर बात करो तो उसकी स्ट्रेंथ जो है 545 है। तो जिस भी पॉलिटिकल पार्टी के पास 55 एमपीज़ होंगे, है ना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होंगे, तो वो पार्टी जो है किसी भी नेता को अपने एमपीज़ में से लीडर ऑफ अपोजिशन चुन सकती है लोकसभा के अंदर। यही चीज़ जो है वो होती है राज्यसभा के अंदर। तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जिसके 25 मेंबर होते हैं, एमपीज़ होते हैं राज्यसभा के अंदर, वो भी कर सकते हैं। तो जिस तरह से 5 इलेक्शन में ये 5 स्टेट्स में इलेक्शन हुए हैं, तो कांग्रेस की जो सीटें कम होंगी आने वाले समय में, तो राज्यसभा में हो सकता है वो माइनॉरिटी में चली जाए और उसके टोटल एमपीज़ की जो संख्या है वो 25 से भी कम हो जाए, जिसकी वजह से लीडर ऑफ अपोजिशन का जो अपोजिशन उनसे जा सकता है। यही मामला जो है कुछ साल पहले भी आया था दोस्तों, 2014 के अंदर। 2014 में भी यही हुआ था कि कांग्रेस के जो मतलब जो सीट्स हैं टोटल एमपीज़, वो बहुत कम हो गए थे। क्योंकि देखिए आपको कम से कम 55 तो चाहिए, और उनके पास उस समय मेरे ख्याल से 44 या 43 ही थे। तो जिसकी वजह से तब सवाल आ गया था कि क्या कांग्रेस को के किसी लीडर को अपोजिशन मेंबर ऑफ मतलब लीडर ऑफ अपोजिशन बनाया जाए कि नहीं बनाया जाए। तो बाद में यही डिसाइड किया गया कि ये जो भैया 10% वाला क्राइटेरिया है ये ज़रूरी नहीं है कि फुलफिल हो। तो हम लोग क्या करते हैं, जो कि लार्जेस्ट पार्टी होती है उस समय, लार्जेस्ट पार्टी के लीडर को अपोजिशन लीडर बनाया जा सकता है। तो ये कंट्रोवर्सी उस समय काफ़ी चली थी, क्योंकि लीडर ऑफ अपोजिशन कोई ऐसी फालतू की पोस्ट नहीं होती है दोस्तों, ये बहुत सारी चीज़ों में काम आती है। आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो लीडर ऑफ अपोजिशन का बहुत बड़ा रोल होता है। जो सीवीसी होते हैं,
जो विजिलेंस कमिश्नर होते हैं उनको जो है यहाँ पे अपॉइंट करने में लीडर ऑफ अपोजिशन का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। देख सकते हो उसके अंदर जो है पीएम होते हैं, होम मिनिस्टर होते हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा होते हैं। तो वो इंपॉर्टेंट रोल है, तो इनके बिना जो है उनकी अपॉइंटमेंट नहीं हो सकती। उसी तरह से जो सीआईएस होते हैं हमारे, इनके यहाँ पे भी लीडर ऑफ अपोजिशन की काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है। एनएचआरसी में भी जो है लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा और लीडर ऑफ अपोजिशन राज्यसभा, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। और लोकपाल में भी लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा की रिक्वायरमेंट यहाँ पे होती है। तो क्लियरली देख सकते हो इस तरह की कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हमारे पास हैं, स्टैट्यूटरी बॉडीज़ हमारे पास हैं। यहाँ पे लीडर ऑफ अपोजिशन का रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो भैया अगर ये नहीं होंगे तो ये कैसे चुने जाएंगे, ये भी बड़ी समस्या है। तो दो एमसीक्यूज मैं आपके लिए लेके आया हूँ, आप यहाँ पे क्लियरली पढ़ सकते हो। और ये तो यूपीएससी 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था। उसके अलावा एक और क्वेश्चन हमारे पास है, द ऑफिस ऑफ द लीडर ऑफ द अपोजिशन इज मेंशन कॉन्स्टिट्यूशन, रूल्स ऑफ द हाउस, सेपरेट पार्लियामेंट्री स्टैट्यूट एंड नन। तो ये आंसर आप अपने कमेंट सेक्शन में दीजिए। ठीक है जी, देखते हैं कितने स्टूडेंट जो है इसको आंसर करते हैं। दोस्तों अगली जो न्यूज़ हमारे पास आती है वो आती है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को लेके, ग्रोस 1.3% इन जनवरी। तो भैया एकदम बिल्कुल ही कछुए की चाल से हमारी इंडस्ट्री ग्रो कर रही है। बड़ी बात यह है कि वो बिल्कुल जीरो में माइनस में नहीं गई है, बीच बीच में जाती रहती है, लेकिन कछुए की चाल से थोड़ा थोड़ा 4 कदम आगे 3 कदम पीछे, इस तरह से हम लोग थोड़ा चल रहे हैं। तो इसी कड़ी में जो लेटेस्ट रिपोर्ट हमारे सामने है वो आपके सामने है। तो इंडिया की जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ हुई है जनवरी 2022 के अंदर, ये हुई है 1.3%, जो कि प्री पेंडेमिक लेवल, यानी कि आप देख लीजिए कि मार्च 2022 में यहाँ पे पेंडेमिक लगा था, उससे सिर्फ और सिर्फ 0.7% है। तो अभी देखिए 2022 चल रहा है और 2020 में लगा था लॉकडाउन, पेंडेमिक हुआ था। तो ये समझ लीजिए पिछले 2-2.5 साल में हमारी जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ हुई है वो सिर्फ और सिर्फ 0.71% हुई है। तो पिछले 2 साल बेसिकली ग्रोथ में वो बिल्कुल आपके ख़त्म हो चुके हैं, इसका मैं कहने का मतलब ये है। और इसको मेज़र करने के लिए हमारे पास जो इंडेक्स होता है उसको बोलते हैं इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, मतलब IIP इसको बोला जाता है। इस रिपोर्ट को कौन रिलीज करता है? इसे रिलीज करता है NSO। ठीक है, NSO मिनिस्ट्री, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड द प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, ये इसको करते हैं रिलीज। थोड़े समय पहले हम लोगों ने इनका जो है बेस ईयर जो है चेंज किया था, वो अभी है 2011 एंड 12। पहले बेस ईयर होता था 2004 एंड 5। तो हर चीज़ में हम हर बार जो है अपना बेस ईयर चेंज करते हैं। यहाँ से मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, आप ये बताइए मुझे कि हमारा जो जीडीपी होता है इसका बेस ईयर क्या है जीडीपी कैलकुलेट करने का। और हमारे पास इन्फ्लेशन को लेके भी दो इंडेक्स होते हैं, एक होता है WPI और एक होता है CPI। आप इन दोनों का भी बेस अगर मुझे बता दोगे तो बात का मज़ा ही आ जाएगा, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस आपको जनरली एग्जाम में एक आधी स्टेटमेंट में देखने को मिलते हैं। तो आप तो एक ये बताते चलिए। उसके अलावा हमारी कंट्री में जो है 8 कोर इंडस्ट्री हैं जिसको जो मेज़र किया जाता है इस IIP के अंदर, आप क्लियरली यहाँ पे देख सकते हो। तो सिर्फ आपको इनके नाम ही दोस्तों याद नहीं करने हैं, बल्कि आपको इनकी वेटेज के हिसाब से वो भी आपको यहाँ पे याद करना है। ठीक है, तो वो भी डेफिनेटली आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। 8 कोर इंडस्ट्री हैं, टोटल इंडिया का 40% प्रोडक्शन तो यहीं से आता है, बाकी 60% बाकी बची हुई इंडस्ट्री से आता है। तो इसलिए इनकी इंपॉर्टेंस को मेजर करना इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस हमारे लिए हो जाता है। रशिया ऑफर्स मोर ऑयल टू इंडिया, ऑब्वियसली बात है भैया। इंडिया को जो है ऑयल की रिक्वायरमेंट है, रशिया के पास भर भर के ऑयल है ना। दुनिया के लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स में से है, एक्सपोर्टर में से है रशिया। और इस समय रशिया की जो है थोड़ी दिक्कतें चल रही हैं बिकॉज ऑफ द सैंक्शंस। तो रशिया ने इंडिया को कहा है कि भैया देखो मेरे से ऑयल ले लो, मैं आपको छूट दे दूंगा, डिस्काउंट दे दूंगा। अब बुरा वक्त चल रहा है तो डिस्काउंट दे रहे हैं। अब समस्या ये है कि अगर इंडिया यहाँ से ख़रीदता है डिस्काउंट के ऊपर, तो इंडिया का जो रिलेशन है सऊदी, ईरान, इराक, जहाँ से हम लोग तेल मंगवाते हैं, UAE वगैरह, इनके साथ हमारा क्या फ़र्क पड़ेगा वो भी थोड़ा देखने वाली बात रहेगी। और अगर इंडिया ये मूव लेता है, रशिया से हम लोग ऑयल ख़रीदते हैं, तो जो वेस्टर्न सैंक्शंस हैं, है ना, वो इंडिया के ऊपर भी लागू हो सकते हैं, और इंडिया के थोड़ा रिलेशन वगैरह वो सारी चीज़ें, तो हर चीज़ थोड़ा देख के चलनी पड़ती है। तो देखते हैं इंडिया यहाँ पे क्या एक्शन लेगा हमारी फॉरेन पॉलिसी के हिसाब से, वो भी थोड़ा इंटरेस्टिंग यहाँ पे रहने वाला है। दोस्तों अगली जो न्यूज़ है हमारे पास वो है इंडिया फॉर द टॉक्स ऑन द बायो लैब्स इशू। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू उभर के सामने आया है। पूरा मामला क्या है वो आपको बता देता हूँ। देखिए अभी यूक्रेन के अंदर जो है रशिया ने अटैक किया है, तो ऐसा कुछ देखा गया है कि शायद वहाँ पे कुछ बायो लैब्स मिली हैं यूक्रेन के अंदर। बायो लैब्स का यूज़ किया जाता है दोस्तों जहाँ पे ऐसे वायरसेस, ऐसे बैक्टीरियाज क्रिएट किए जाते हैं हार्मफुल
टॉक्सिन्स क्रिएट किए जाते हैं जो कि युद्ध के समय में यूज़ हो सकते हैं। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान और इवन सीरिया में जो लड़ाई चल रही है उसमें भी कई बार ऐसा देखा गया है कि इस तरह के टॉक्सिन्स को और इस तरह के जो घातक जो गैस वगैरह होती हैं उनको यूज़ किया जाता है। ये बहुत ही खतरनाक होती हैं डेफिनेटली। तो इस तरह के कुछ लैब देखे गए हैं। तो रशिया का कहना है कि भैया मैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग बुलाऊंगा और उस मीटिंग में मैं इस चीज़ को डिस्कस करूंगा, वोटिंग वगैरह करूंगा कि यूक्रेन के अंदर ये सब हो रहा है। अभी देखिए खुल के तो इसके बारे में न्यूज़ है नहीं, क्या उनको मिला है क्या नहीं मिला है, यूक्रेन का भी कोई रिएक्शन आया नहीं है। तो शायद का 1-2 दिन में कुछ आर्टिकल ऐसा बनेगा तो हम लोग देख सकते हैं। तो बेसिकली इस पूरे चीज़ों को जो है बायो टेररिज्म बोला जाता है, बायो टेररिज्म। और इसको कुछ लोग जो है जर्म वॉर भी बोलते हैं, जर्म वॉर। ठीक है, ये तो टर्म आपने ध्यान रख लेनी है, जर्म वॉर। तो पूछ लेगा एग्जाम में कि जर्म वॉर जो है वो किस चीज़ से रिलेटेड है। इट इज़ रिलेटेड टू बायो टेररिज्म, और बायो टेररिज्म और बायो वेपन्स जो कि युद्ध के दौरान किए जाते हैं। तो ये नॉर्मल वेपन नहीं होते, बहुत सारे कुछ ऐसे बैक्टीरिया हार्मफुल गैसेज वगैरह हो सकती हैं, जैसे जैसे एंथ्रेक्स है, एक बहुत ही घातक गैस है। ये बिल्कुल टेस्टलेस होती है, ओडोरलेस होती है। इसमें पानी वानी में चली जाए, आपके फूड में चली जाए तो मतलब समझो काम हो गया। उसके अलावा जो है टोलरेंसिस, ये भी एक बड़ी हार्मफुल गैस होती है। एक होती है हमारे पास फ्रेंसी सेलाज, ये एक भी एक बहुत इंपॉर्टेंट गैस है। एफ्लेक्सटोन एफ्लेक्सटोन एफ्लेक्सटोक्सिन, ठीक है, जहाँ पे अफ़गानिस्तान में मिली थी ये वाली। बाद में गल्फ़ वॉर में 1990s में जब गल्फ़ वॉर हुआ तो उसको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। सीरीन गैस वगैरह कई तरह की से गैस होती हैं जो यूज़ की जाती हैं, तो उसके बारे में है। लेकिन इंटरनेशनली इसके लिए एक कन्वेंशन है हमारे पास जिसे कहा जाता है बायोलॉजिकल एंड द टॉक्सिन वेपन कन्वेंशन। तो ये कन्वेंशन थोड़ा न्यूज़ में रहेगा, तो डेफिनेटली यहाँ से डेफिनेटली एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा। क्योंकि जो लेस नोन जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं और जो कभी कभी न्यूज़ में आती हैं, ये यूपीएससी वालों की इनके ऊपर नज़र रहती है। तो दोस्तों इसको 2023 के प्रीलिम्स के लिए आपने कर लेना है ये कन्वेंशन के बारे में, BTWC। ठीक है, वो बीटी टिक्की बिट्टू टिक्की वाला नहीं है, ये BTW भी बोलते हैं उसको भी। तो अरेंज में अग्रीमेंट वाज साइंड इन 1972, आपने ध्यान रखना है। और इंडिया भी इसका एक मेंबर है। इंडिया ने इसको 2015 में रेटिफाई किया था, इस पूरी ट्रीटी को। रेटिफाई करने का मतलब होता है कि हमारे पार्लियामेंट के अंदर जब उस इंटरनेशनल ट्रीटी को लेके कानून पास हो जाता है उसे बोलते हैं रेटिफिकेशन। तो 2015 में हम लोगों ने किया था। बाकी टाइम टू टाइम इसकी मीटिंग होती रहती हैं। जो इसकी 8th रिव्यू कॉन्फ्रेंस हुआ था वो हुआ था जेनेवा के अंदर 2016 के अंदर। मेरे ख्याल से 2021 में भी होने वाला था 9th वाला, वो हुआ कि नहीं हुआ, शायद वो हुआ नहीं है। वो भी जेनेवा के अंदर ही होने वाला था। तो कुछ कुछ चीज़ें डेफिनेटली आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। और अगर आप कोई करंट अफेयर की मैगजीन वगैरह पढ़ रहे हो तो वहाँ पे इसके रिगार्डिंग कोई एक्स्ट्रा न्यूज़ आती है तो उसको भी आप देख सकते हो। बाकी बार वही दोबारा से आपको बोल रहा हूँ कि जो लेस नोन ऑर्गेनाइजेशन होते हैं कभी कभी न्यूज़ में आती हैं, एग्ज़ाम के लिए आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाती हैं। उसके अलावा दोस्तों अगला जो देखिए आता है वो बोल रहा है कि यूक्रेन होल्ड्स हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स नियोन आउटपुट फॉर द चिप्स क्लाउडिंग आउटलुक, पॉजिटिव शिफ्ट टू टॉक। ये तो हमने कोई लोगों ने कर ही लिया है। देखिए पूरा मामला क्या है, अगर आपको चीज़ मैं बता देता हूँ। यूक्रेन की दो बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, एक का नाम है इंगास और एक का नाम है क्रायोन। ये कंपनी क्या प्रोड्यूस करती है, नियोन प्रोड्यूस करती है। नियोन दुनिया का 45 से लेकर 54% नियोन सिर्फ ये दो कंपनी ही प्रोड्यूस करती हैं। और ये नियोन किस में यूज़ होता है, ये होता है लेज़र की मेकिंग में यूज़ होता है। और फर्दर लेज़र किस में यूज़ होता है, माइक्रो जो चिप्स बनाने के लिए यूज़ करते हैं, जो माइक्रो चिप्स होती हैं जिसको हम लोगों ने अपनी इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो सीधी सी बात है भैया, जब आपको ये नियोन ही नहीं मिलेगा तो लेज़र नहीं बनेगा, लेज़र नहीं बनेगा तो चिप्स नहीं बनेगी, चिप्स नहीं बनेगा तो पूरा जो हमारा इंडस्ट्री है टेक्नोलॉजिकल इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री, वो पूरी तरह से इम्पैक्ट यहाँ पे होगी। तो ये जो कंपनी है वो ताइवान को, कोरिया, चाइना, USA, जर्मनी, यहाँ पे अपना माल सप्लाई करती हैं। और थोड़ा सा दिक्कतें आनी शुरू हो गई हैं। और लेकिन अगर ये वॉर थोड़ा और ज़्यादा खिंचता है 1-2 हफ्ते और, तो 2 हफ्ते 3 हफ्ते जब भी जाएगा और ज़्यादा नुकसान डेफिनेटली यहाँ पे होगा। तो वो थोड़ा सा आप यहाँ पे देख लीजिएगा। तो दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द इम्पैक्ट। इससे पहले भी हैव कवर्ड मैनी इम्पैक्ट्स ऑन एग्रीकल्चर, ऑन फूड हैबिट्स, ऑन ऑयल, है ना, एंड कॉफ़ी एट्सेट्रा, वो हम लोगों ने कर लिया है। तो दिस इज़ वन ऑफ द इम्पैक्ट। तो अगर एग्जाम में पूछिए आपको कि भैया आप जो है यूक्रेन और इसके क्राइसिस के इम्पैक्ट बताइए, तो आप इम्पैक्ट डेफिनेटली बता सकते हो। तो इंटरनेशनल इम्पैक्ट आप अलग से बताओगे अपने आंसर के अंदर, और इंडिया स्पेसिफिक इम्पैक्ट आप यहाँ पे अलग से बता सकते हो। दोनों चीज़ों को आप यहाँ पे कवर कर सकते हो। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आपके आज के एडिटोरियल के ऊपर, जो बोलता है दैट शट डाउन दिस मिसगाइडेड एनर्जी पॉलिसी।
देखिए पूरी तरह से बायस्ड है इसमें। बायस्ड का मतलब ये है कि ये जो आर्ग्यूमेंट यहाँ पे जितने भी दिए गए हैं वो सभी के सभी जो है न्यूक्लियर एनर्जी के पूरी तरह से अगेंस्ट में है। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है तो डेफिनेटली हम लोगों को दोनों पॉइंट लिखने रहते हैं, तो जो नेगेटिव वाले पॉइंट हैं कुछ ना कुछ हमें यहाँ से उसके लिए फोल्डर मिल सकता है। तो उसी के लिए मैं इसको करवा रहा हूँ। और हो सकता है फ्यूचर में हम लोग कोई ऐसा आर्टिकल भी पढ़ें जहाँ पे न्यूक्लियर पावर को लेके पूरी तरह से पॉजिटिव पॉइंट लिखे गए होंगे, तो कुछ पॉइंट हम वहाँ से कवर कर लेंगे। और देखिए यही मज़ा होता है एडिटोरियल कवर करने का, है ना। जब आप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एडिटोरियल कवर करते हो तो हर टॉपिक जो आपके आसपास चल रहा है, हमें इम्पैक्ट कर रहा है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, उसके लिए हमें हर डायमेंशन का फोल्डर हमारे पास मिल जाता है और एक अच्छा भला कंटेंट हमारे पास क्रिएट हो जाता है। तो इस अगर आप इस तरह के नोट्स बनाते हो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, डेफिनेटली आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाते हैं। तो थोड़ा सा जो आपके जो नोट्स हैं ना दोस्तों, जो मेंस वाले हैं, उनको थोड़ा सा आप ऐसे एनरिच कर सकते हो बाय यूजिंग दीज एडिटोरियल्स। देखिए न्यूज़ में क्यों है, न्यूज़ में तो ये इसीलिए है क्योंकि यूक्रेन के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट है दोस्तों। ज़ैपोरिज़ेज़िया कहा जाता है इसको। और यहाँ पे अभी ये रशिया से कुछ मिसाइल वगैरह आई थी, यहाँ पे उनके अटैक हुआ, इसके अंदर आग भी लग गई थी। बट थैंकफुली इसका जो कोर है, कोर सुरक्षित रहा, जिसकी वजह से आग तो लगी लेकिन उसको बुझा दिया गया और कोर भी सुरक्षित है। अब मान के चलिए अगर बाई चांस इसके कोर में आग पहुँच जाती और इसका कूलिंग सिस्टम डिस्ट्रॉय हो जाता तो कितनी बड़ी ट्रेजेडी यहाँ पे हो जाती, राइट। इससे पहले भी ट्रेजेडी हो चुकी है यूक्रेन के अंदर, चेर्नोबिल का आपको पता ही होगा। कई साल पहले 1980s में चेर्नोबिल हुआ था। तब से लेके आज तक वहाँ पे हजारों एकड़ ज़मीन पूरी तरह से बंजर है, उसका कोई भी यूज़ नहीं हो सकता। और लोगों की जो डेथ हुई वो एक अलग बात है। बहुत बड़ी आज तक की दुनिया की सबसे बड़ी ट्रेजेडी हुई थी वो चेर्नोबिल के अंदर। तो एक सेकंड चेर्नोबिल यहाँ पे हो सकता था, थैंक गॉड वो नहीं हुआ। लेकिन इसी तरह का एक और एक्सीडेंट हुआ था 2011 के अंदर, है ना, जब सुनामी आया था बहुत बड़ा। और जापान के अंदर जो है फुकुशिमा जो प्लांट था, उसकी जो कोर थी, उसका जो पूरा फ्यूल था वो पूरी तरह से मेल्ट डाउन हो गया, जिसकी सफाई आज भी चल रही है। और ऐसा कहा जाता है कि 2050 2070 तक जो है वो पूरी तरह से उसको अच्छे से साफ़ किया जा सकता है। तब तक भी उसका इम्पैक्ट आपको देखने में नज़र आएगा। और कुल मिला के 600 बिलियन डॉलर, मिलियन नहीं दोस्तों, बिलियन डॉलर का ज़्यादा से ज़्यादा उसके ऊपर खर्चा आएगा वो उसको पूरा साफ़ सफाई करने में। तो कहने की बात यह है कि अगर एक्सीडेंट हो जाते हैं तो ये न्यूक्लियर जो एक्सीडेंट होते हैं बहुत ही ज़्यादा ट्रेजेडी होती है। सिर्फ पैसे की ही ट्रेजेडी नहीं, एनवायरमेंटल इकोलॉजी का जो डिसबैलेंस होता है, जो डिस्ट्रक्शन होता है वो अलग बात है। उसके अलावा जो ह्यूमन जो लाइव्स जो ख़त्म हो जाती हैं वो बिल्कुल अलग है। और इसी वजह से जो फुकुशिमा के बाद पूरी दुनिया में एक लहर देखी गई जिसमें लोग सड़कों पे आ गए और इवन बहुत सारी सरकारों ने भी कोशिश किया कि वहाँ से न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को बंद कर दिया जाए। तो फुकुशिमा के बाद यूरोप के अंदर बहुत ऐसा कुछ हुआ, कई सारी कंट्रीज जैसे जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम वगैरह, इन्होंने अपने बहुत सारे न्यूक्लियर प्लांट्स को बंद कर दिया। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ फुकुशिमा के बाद ही हुआ, फुकुशिमा से पहले एक्चुअली 1990 से ही ये चीज़ें चल रही थी, जब से चेर्नोबिल हुआ था। तो 1996 में आप देख सकते हो दुनिया का पूरा इलेक्ट्रिसिटी का जो प्रोडक्शन था वो 17.5% वो न्यूक्लियर से आता था। लेकिन आज के समय में 2021-22 तक आते आते जो है वो 10% से भी कम हो गया है। इसका मतलब ये है कि पूरी दुनिया जो है न्यूक्लियर एनर्जी के ऊपर थोड़ा कम भरोसा कर रही है और वो धीरे धीरे उससे दूर हट रहे हैं। लेकिन कुछ कंट्रीज में इसका उल्टा हो रहा है। जैसे अगर आप इंडिया की बात करो, इंडिया में बिल्कुल इसका उल्टा हो रहा है। इंडिया की सरकार जो है नए नए पावर प्लांट्स बनाने के लिए क्लियरेंस दे रही है। 28 एडिशनल रिएक्टर्स हम लोग लगाने की कोशिश कर रहे हैं। 24 जो रिएक्टर्स हैं वो ऑलरेडी हम लोग ने इन प्रिंसिपल अप्रूव कर दिए हैं। और जिनमें से जिनको हम फ्रांस, यूएसए और रशिया से इंपोर्ट करने वाले हैं। जो रशिया से इंपोर्ट करेंगे वो रहेंगे वीवीआर टेक्नोलॉजी के बेस पे रहेंगे, वाटर वाटर एनर्जेटिक रिएक्टर। ये क्या होता है, ये इसको लेके जो है कुंडाकुलम में आजकल वैसे इशू चल रहा है। बिल्कुल ये दोस्तों नई टेक्नोलॉजी है न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने की, जिसको पहले बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पर टेस्ट नहीं किया गया है। तो इसकी सेफ्टी को लेके काफ़ी ज़्यादा कंसर्न रहता है। और इंडिया में जो कुंडाकुलम वाला प्रोजेक्ट है, प्लांट है, वो भी इसी बेसिस पे लगाया गया है, जिसकी वजह से बहुत सारे एक्सपर्ट लोग उसके ऊपर डाउट क्रिएट करते हैं। लेकिन इंडिया ऐसा कर क्यों रहा है, ये भी एक अलग क्वेश्चन है। इंडिया इसीलिए ऐसा कर रहा है क्योंकि देखिए अभी तक हम लोग अपनी जितनी भी एनर्जी है वो कोल के ऊपर डिपेंड करते हैं, राइट। हमारा जो 70-80% जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन होता है दोस्तों वो होता है कोल के ऊपर। तो सोलर पावर प्लांट को तो खैर हम लोग करने की कोशिश कर ही रहे हैं। लेकिन सोलर पावर प्लांट की अपनी एक लिमिटेशंस होती हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन हम लोगों को एक्चुअली कोल से दूर हटना है। क्यों हटना है? क्योंकि क्लाइमेट चेंज का एक बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है जब हम लोग कोल का यूज़ करते हैं। और हम लोगों ने अपना नेट जीरो अचीव करना है, और पेरिस कन्वेंशन, क्योटो प्रोटोकॉल, ये दुनिया भर के जो प्रोटोकॉल्स होते हैं उनके अंदर जो हम लोगों ने अपना कमिटमेंट किया हुआ है उनको भी अचीव करना है। तो डेफिनेटली कोल का यूज़ करके तो अचीव नहीं कर सकते।
तो हमें कहीं ना कहीं दूसरी एनर्जी अल्टरनेटिव की तरफ जाना पड़ेगा। तो हम सोलर को तो खैर अपॉइंट कर ही रहे हैं, उसको प्रमोट अच्छे से, लेकिन न्यूक्लियर पावर भी एक यहाँ पे अल्टरनेटिव ऑप्शन आता है, क्योंकि न्यूक्लियर जो पावर होती है वो काफ़ी क्लीन होती है, क्योंकि यहाँ पे मतलब ग्रीन हाउस गैसेज नहीं निकलती। हालांकि इतनी क्लीन भी नहीं होती, जो रेडियो एक्टिव जो यहाँ से एमिशन होता है वो एक अलग चीज़ रहती है, उसको मैनेज करना, उसको स्टोर करना, वो एक बहुत बड़ी समस्या है। खैर फ़ायदे नुकसान तो हर चीज़ के होते हैं, लेकिन जब आप एनवायरनमेंट की बात करते हो, ग्रीन हाउस गैसेज की बात करते हो, तो न्यूक्लियर जो एनर्जी है दिस इज़ मच 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 क्लीनर देन द कोल एनर्जी। उसी वजह से इंडिया जो है यहाँ पे प्रमोट कर रहा है। लेकिन इस एडिटोरियल का कहना है कि ये बिल्कुल गलत अप्रोच है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और अगर आप इकोनॉमिकली बात करो तो न्यूक्लियर पावर प्लांट को लगाना बहुत महंगा होता है, बिलियंस ऑफ डॉलर का खर्चा आता है। अगर उतना ही पैसा अगर आप दूसरी क्लीन एनर्जी के अंदर लगाओगे तो शायद आपको ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। ऐसा कई सारे एग्जाम्पल इस आर्टिकल के अंदर दिए गए हैं, जिसमें ये दिखाया गया है कि बहुत सारी कंपनीज यूएसए के अंदर, यूके के अंदर, जापान के अंदर जो बंद हो गई, बैंकरप्ट हो गई, क्योंकि वो लोग न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को ना तो लगा पाए, अगर लगा लिया तो उसको मैनेज नहीं कर पाए, क्योंकि बहुत महंगा होता है, बहुत महंगा होता है, इतना आसान नहीं होता है। और वो भी चीज़ आप तब देखिए उन कंट्रीज़ में जहाँ पे ज़्यादातर जो लोग हैं, जो इंडस्ट्री हैं, वो बिजली की चोरी नहीं करते, उनके पास पैसा भी होता है, परचेजिंग पावर होती है, तब भी वो लोग अपने पावर प्लांट को जो है इकोनॉमिकली रन नहीं कर पाए। तो इंडिया जैसी कंट्री में हम लोग कैसे उसको रन कर पाएंगे? तो इकोनॉमिकली वो बिल्कुल भी सस्ता नहीं है, अगर ऐसा लगता है तो। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये हो गई, तो इसी वजह से वो जो क्लाइमेट गोल हम लोग अचीव करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी इट इज़ नॉट अ गुड वाइबल रूट। कैपिटल इंटेंसिव होता है, बहुत ज़्यादा पैसे की रिक्वायरमेंट होती है, और बैंकों से अगर आप पैसा लोगे तो वो तो पहले ही बेचारे परेशान हैं एनपीए से, है ना। अगर बाई चांस मान लो उनको कुछ पैसा दे भी दिया और बाद में वो एनपीए डिक्लेयर हो गया, वो कंपनी बैंकरप्ट हो गई, वो पावर प्लांट बंद हो गया, तब क्या हाल होगा, वो एक यहाँ पे अलग बात है ना। और बहुत बार जो है कॉस्ट ओवररन भी होता है, कॉस्ट ओवररन की टर्म यहाँ पे यूज़ की गई है। इसका मतलब ये होता है कि जैसे होता है ना, कई बार जब जब हम लोग कोई मकान लगाते हैं, शादी या फिर शादियाँ करते हैं, तो बोलते हैं उससे, भाई कॉन्ट्रैक्टर को बोलते हैं कितना खर्चा आएगा, वो बोलता है सर 10 लाख का खर्चा आ जाएगा, 10 लाख में शादी हो जाएगी। लेकिन करते करते जब हम लोग पूरी बात पहुंचती है, तो वो बात जो है वो 1500, 14-15 लाख तक चली जाती है। इसे बोलते हैं कॉस्ट ओवररन। ऐसा हर प्रोजेक्ट में होता है। प्रोजेक्ट से पहले जैसे आपने बोला $5 बिलियन, लेकिन प्रोजेक्ट जब तक खत्म होता है तो बहुत सारे एक्सपेंसेस यहाँ पे बढ़ जाते हैं, तो वो बढ़ जाता है ना खर्चा, उसे बोलते हैं कॉस्ट ओवररन। ये भी यहाँ पे बहुत बड़ी चीज़ है। दूसरी बात इनका कहना है कि जो रिन्यूएबल एनर्जी है, जैसे सोलर एनर्जी की हम लोगों ने बात किया, अब ये कुछ समय अब से काफ़ी सस्ती हो गई है। तो ऐसा नहीं है कि पहले पावर प्लांट को लगाना बहुत महंगा हुआ करता था, ये भी अब बहुत सस्ता हो गया है। अगर आप यूएसए की बात करो तो यूएसए में पिछले 15-20 सालों में जो सोलर वोल्टाइक जो सेल होते हैं या विंड टर्बाइन जो होते हैं, वो 72% से 90% तक सस्ते हो चुके हैं। मतलब वो भी अभी सस्ता है, ऐसी बात नहीं है कि महंगा है। तो आप उसको यूज़ करो ना भैया, आप न्यूक्लियर पावर प्लांट को क्यों लगा रहे हो? ये बेसिकली यहाँ पे एक आर्गुमेंट दिया गया है। बहुत सारे रिस्क हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाने के, सेफ्टी कंसर्न तो है ही, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। और अगर आप इंडिया की बात करो तो एक डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री है भैया, इतने लाखों करोड़ों लोग रहते हैं। कल हम लोगों ने कुंडाकुलम के बारे में बात किया था, कुंडाकुलम के जो है 20 किलोमीटर के रेडियस में जो है कई लाख, 15-20 लाख लोग रहते हैं। तो इनकी सेफ्टी का कंसर्न भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, राइट। और लैंड अगर बाई चांस एक्सीडेंट हो गया तो हज़ारों एकड़ ज़मीन जो है वो पूरी तरह से बंजर हो जाती है, आने वाले फ्यूचर के लिए भी। तो इंडिया जैसी कंट्री में जहाँ पे लैंड के ऊपर इतना प्रेशर है, तो वहाँ पे इतनी सारी लैंड को आप किस तरह से, आप ये तो रिस्क पे है ना, आप उसको रिस्क नहीं ले सकते इतना बड़ा, ये इनका कहना है। और हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे यहाँ पे कैसा है, वो तो आपको बताने की ज़रूरत ही नहीं है। बाई चांस कोई ऐसा एक्सीडेंट हो गया और बहुत सारे लोग मर गए या डिसीज़ हो गया, कुछ हो गया, तो आप उनको कैसे हैंडल करोगे इतना क्रिटिकल सिचुएशन में? ये भी यहाँ पे एक बहुत बड़ा कंसर्न का मुद्दा है, राइट। उसके अलावा जो लाइबिलिटीज़ है, वो भी एक यहाँ पे बहुत बड़ा मुद्दा है। तो ये जो फॉरेन कंपनीज होती हैं, जो कि जिनको हम लोग कॉन्ट्रैक्ट देते हैं यहाँ पे न्यूक्लियर प्लांट लगाने के लिए, अगर बाई चांस एक्सीडेंट हो जाता है तो क्या वो लाइबिलिटी रहेंगी, क्या वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगी? ये भी बहुत लाइबिलिटी वाला बहुत बड़ा मुद्दा है यहाँ पे। तो उन कंपनी का कहना है कि भैया हम लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे, हम आपको अपनी तरफ से बेस्ट प्रोडक्ट दे रहे हैं। अब वो एक्सीडेंट हो जाता है तो उसमें हमारा कोई कसूर नहीं। इंडिया का कहना है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो पहली बात तो आप जब भी नया पावर प्लांट लगाते हो तो उन कंपनीज़ की लाइबिलिटी को इंश्योर कीजिए कि अगर बाई चांस एक्सीडेंट हो गया तो वो हमें कंपनसेशन देंगे और वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेंगे, है ना। ये कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे। उसके अलावा दोस्तों, हम लोग न्यूक्लियर प्लांट लगा क्यों रहे हैं? अब हम लोग न्यूक्लियर प्लांट लगा रहे हैं क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए, लेकिन इसका उल्टा भी हो रहा है। यही क्लाइमेट चेंज न्यूक्लियर प्लांट्स को लेके जो है डेंजर भी है,
क्योंकि क्लाइमेट चेंज होने की वजह से जो है फॉरेस्ट फायर बहुत ज़्यादा हो गई हैं, साइक्लोन्स की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा हो गई है, फ्लड्स आ रहे हैं, ड्रोट्स आ रहे हैं। इसकी वजह से भी न्यूक्लियर प्लांट्स को जो है डेंजर होता है। अभी कोरिया के अंदर, जापान के अंदर ऐसा देखा गया है पिछले साल कि वहाँ पे फॉरेस्ट फायर हो गया था, स्पेशली कोरिया में। और उस फॉरेस्ट फायर की वजह से वहाँ पे कुछ ऐसे प्लांट्स थे जिनके ऊपर डेंजर आ गया था। और यूएसए के अंदर भी ऐसा हुआ, वहाँ पे फ्लड आया। तो क्लाइमेट चेंज, जो एक्सट्रीम क्लाइमेट चेंज फ्यूचर में होगा, इसकी वजह से हमारे जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है ना, उनकी सेफ्टी भी एक बहुत बड़ा कंसर्न रहेगा। तो उसके ऊपर आपको अलग से इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो ये सारे जो मामले हैं, रिस्क हैं, जो कि चीज़ें यहाँ पे हैं, उनको लेके बाद में हम लोग यही कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो न्यूक्लियर पावर है, इट इज़ नॉट अ गुड चॉइस, है ना। खासकर क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए, हाँ, एक्सपेरिमेंटल पर्पज़ के लिए आप कुछ ना कुछ कर सकते हो, या फिर जहाँ पे कोई और चीज़ अवेलेबल ही नहीं है, उसके लिए आप कर सकते हो। लेकिन भैया जब आपके पास अल्टरनेट है ना, तो फिर आप इसको क्यों यूज़ कर रहे हो, ये यहाँ पे बड़ी बात है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस आर्टिकल में कुछ सॉल्यूशन सजेस्ट नहीं किए गए हैं, सॉल्यूशन भी सजेस्ट किए जाने चाहिए थे, तो सिर्फ प्रॉब्लम के ऊपर ही ज़्यादातर फोकस इन्होंने किया है। खैर कोई बात नहीं, आगे फ्यूचर में कोई आर्टिकल आएगा तो वहाँ पे हम लोग सॉल्यूशन भी यहाँ पे देख लेंगे। दोस्तों यही थे आज के आर्टिकल के, तो और तो कुछ खास इसमें था नहीं जितना मुझे नज़र आया आज के न्यूज़पेपर में। बाकी हम लोग अपना फाउंडेशन कोर्स भी लॉन्च कर ही रहे हैं, सबको पता है ना। 30 अप्रैल से हम लोग अपना फाउंडेशन कोर्स शुरू कर रहे हैं। तो जो बहुत सारे स्टूडेंट एडमिशन ऑलरेडी ले चुके हैं, लेकिन अगर आप भी एडमिशन लेना चाहते हो तो आप भी यहाँ पे आ सकते हो। और इस पूरे पेपर में जो है आपके टेस्ट सीरीज भी इन्वॉल्व रहेंगी, प्रीलिम्स, मेंस और एसए की। और हर छोटी से छोटी चीज़ पे, बड़ी से बड़ी चीज़ पे हम लोग फोकस करेंगे। तो किसी तरह की कोई भी कमी हम लोग छोड़ने वाले नहीं हैं, चाहे वो नोट्स हो, चाहे आपके आंसर राइटिंग प्रैक्टिस हो, चाहे कुछ टेस्ट सीरीज हो। तो डेफिनेटली आप उसको कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा ये पूरे प्रोग्राम को लॉन्च करने के लिए। और अगर आज के इस डॉक्यूमेंट को आप डाउनलोड करना चाहते हो तो वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही दोस्तों मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद।